हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास किया था ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया था। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी मिले मुझे कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन में कैसे डिस्टिंग्विश करें। इट्स वेरी वेरी सिंपल। सबसे पहले देखो, जो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस था, ललित गेव रीमा द पेन, इसमें रीमा वाज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या आपको इसके आसपास कहीं पर भी प्रेपोजिशन दिखाई दे रहा है? नहीं, ललित गेव रीमा द पेन। सेकेंड वाला देखो, जिसमें ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन था, ललित गेव द पेन टू रीमा, तो जस्ट रीमा के पहले टू आया है, दैट इज एक प्रेपोजिशन आया है। तो सबसे पहला डिफरेंस जो इन दोनों में आपको मिलेगा वो है द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन कम्स इमीडिएटली आफ्टर द प्रेपोजिशन। जैसे देख रहे हो यहाँ पर टू के इमीडिएटली बाद रीमा आ गया। नेक्स्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डज नॉट कम इमीडिएटली आफ्टर द प्रेपोजिशन। देखो रीमा के पहले कहीं पर भी कोई प्रेपोजिशन नहीं है। एक और चीज, द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज यूजुअली फॉलोड बाय द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पर देखो यूजुअली, हम लोग नहीं बोलेंगे 100% हर बार ऐसा होगा, बट यूजुअली ऐसा ही होता है। ललित गेव रीमा द पेन, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया, ललित ने रीमा को पेन दिया। जबकि ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन में ऐसी कोई भी बात नहीं है। ललित गेव द पेन टू रीमा, रीमा के बाद सेंटेंस खत्म हो गया। तो आपको इतनी नॉलेज अभी बहुत है ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए। नेक्स्ट हम लोग लेट्स मूव फॉरवर्ड टू वर्ब्स, राइट। वर्ब्स तो देखो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो। वर्ब्स मतलब हिंदी में उसको बोलते हैं क्रिया, राइट। वर्ब का मतलब क्या, क्रिया का मतलब क्या, कुछ करना या कुछ होना, ठीक है। अगर कुछ हो रहा है, कुछ होगा, कुछ हुआ था, कुछ हुआ है, या कुछ है, बस कोई चीज अगर एग्जिस्ट भी करे तो कुछ है। या अगर इंग्लिश में हम लोग बोले द स्टेट ऑफ बीइंग और द स्टेट ऑफ डूइंग समथिंग, तो वर्ब इज दिस मच। एक रीड कर लेते हैं। वर्ब इज कस्टमरली डिफाइंड एज अ पार्ट ऑफ स्पीच दैट डिस्क्राइब्स एन एक्शन और अकरेंस। एक्शन मतलब कुछ करना, अकरेंस मतलब कुछ होना, और इंडिकेट्स अ स्टेट ऑफ बीइंग अगर कुछ है। इन एवरी सेंटेंस द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज द वर्ब। आपको एक बहुत अच्छी चीज बताती हूँ, खाली एक वर्ब भी एक सेंटेंस हो सकता है, जैसे कि गो। जस्ट एक वर्ड एक सेंटेंस में, गो दैट इज अ वर्ब, उसके बाद एक फुल स्टॉप विच मीन्स दिस इज अ कंप्लीट सेंटेंस, ठीक है। तो एक वर्ब बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है सेंटेंस का, ठीक है। और यूजुअली आपको हर सेंटेंस में वर्ब मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही बिना इसके भी कोई सेंटेंस होता है क्या, वो सब हम लोग आगे देखेंगे। अच्छा, कितने टाइप के वर्ब्स है वो देख लेते हैं। देखो ऐसे तो ना रियल लाइफ में जब आप नॉर्मली इंग्लिश बोल रहे हो या आप इंग्लिश पढ़ रहे हो तो आपको इतना डिटेल में जाने का जरूरत है नहीं, बट आपको समझ में आना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो। अगर आपको उतना समझ में आता है तो ऑल दीज थिंग्स डू नॉट रियली मैटर, बट देन अगर आपका ग्रामर का एग्जाम है तब तो ये सब पढ़ना पड़ेगा। बट हमने जिस तरीके से एनालिसिस देखा ना पेपर का, उससे हमें ये समझ में आया कि इतना ज़्यादा डीप में आईसीआई टेस्ट नहीं करता है। आईसीआई बेसिकली चाहता है कि जब आप सीए बनो या जब आप सीए पढ़ रहे हो तो आपका जो इंग्लिश राइटिंग वो अच्छा रहे, आप इंग्लिश में किसी से भी बात कर पाओ, आप किसी को फॉर्मल मेल्स लिख पाओ, उतना आपका इंग्लिश अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग उसी हिसाब से पढ़ते हैं आगे। अच्छा, वर्ब क्या होता है, एक तो हमने समझ गया वर्ब क्या होता है। एक होता है फाइनाइट वर्ब विच इज लिमिटेड बाय इट्स सब्जेक्ट, इट अग्रीज विद इट्स सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन, इट ऑल्सो चेंजेस अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ द सेंटेंस, इट फॉर्म्स द मेन क्लॉज। इसका मतलब क्या था, कुछ समझ में नहीं आया। जैसे देखो, आई गो टू स्कूल एवरी डे, ठीक है, आई गो टू स्कूल, वी गो टू स्कूल एवरी डे, आई थिंक करेक्ट सेंटेंस है, ठीक है। अब अगर मैं इसकी जगह एक नाम ले लूं, हरी डैश टू स्कूल एवरी डे, इसमें आप क्या लिखोगे, गो लिखोगे? नहीं, इसमें हम लिखेंगे गोज। तो ये तो इंग्लिश ग्रामर है। कोई भी सिंगुलर के साथ ईएस वाला वर्जन लगता है या एस वाला वर्जन लगता है, और कोई भी प्लूरल के साथ ईएस वाला वर्जन
नहीं लगता। अब आप बोलोगे मैम प्लूरल का तो मतलब ही होता है बुक का हो जाता है बुक्स और सिंगुलर हो जाता है बुक, तो फिर आप क्या बोल रहे हो कि प्लूरल में एस नहीं लगता? नहीं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ। ये तो जब देखो कोई चीज आप जब प्लूरल करते हो तो उसमें एस लगता है, बट व्हाट आई एम सेइंग, मैं तो वर्ब के बारे में बात कर रही हूँ ना। जब सिंगुलर नाउन हो जैसे कि ही, शी, या कोई भी एक्स वाई जेड नाम जैसे कि हरी, या कोई भी लड़की का नाम ले लेते हैं, चलो शीतल, अगर इनके साथ एक डैश लगा दूं और बोलूं टू स्कूल एवरी डे, तो इसके साथ हम गो नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे गोज। ही गोज टू स्कूल एवरी डे, शी गोज टू स्कूल एवरी डे, हरी गोज टू स्कूल एवरी डे, शीतल गोज टू स्कूल एवरी डे। अब इसी के जगह अगर मैं इसको प्लूरल नाउन बना दूं, और यहां पर लिख दूं दे, वी, यू, आई। अब मैम दे और वी तो समझ में आ रहा है कि प्लूरल है, यू और आई तो प्लूरल नहीं है। देखो आई और यू प्लूरल तो नहीं है, बट ये लोग प्लूरल नाउन की तरह ही बिहेव करते हैं हमेशा। तो आई के साथ कभी भी गोज नहीं लगता। आई गोज टू स्कूल एवरी डे, यू गोज टू स्कूल एवरी डे, दे गोज नहीं, ये हो जाएगा गो। तो दे गो टू स्कूल एवरी डे, वी गो टू स्कूल एवरी डे, यू एंड आई गो टू स्कूल एवरी डे। ठीक है, तो यू एंड आई इसका एक एक्सेप्शन में आता है जो आपको याद तो नहीं रखना है, देखो बोलने बोलने में समझ में आता है। कभी भी इंग्लिश टेस्ट करना उसको 10 बार बोल के देखो कि समझ में आएगा। सुनने में ठीक लग रहा है, सुनने में ठीक लग रहा होगा तो 50 टाइम्स 60 टाइम्स 70 टाइम्स वो ठीक होगा, बाकी तो आपकी ग्रामर की नॉलेज के ऊपर है। ठीक है, तो इस टाइप का जो भी वर्ब होता है वो होता है फाइनाइट वर्ब। जैसे कि आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, लेकिन शी एम अ टीचर नहीं, शी इज अ टीचर। ठीक है, तो ये जो भी चीजें अपने जो प्लूरल नाउन है उसके वजह से चेंज होती है, सब्जेक्ट की वजह से चेंज होती है, जेंडर की वजह से चेंज होती है, वो उसको बोलते हैं हम फाइनाइट वर्ब। जैसे कि ही इज, शी गोज, दे गो। अब आप समझ गए हो। नॉन फाइनाइट वर्ब ना इस टाइप का नहीं होता। नॉन फाइनाइट वर्ब जो अपना जो फॉर्म है वो दूसरे के लिए चेंज नहीं करता। यहाँ पे आप देख रहे हो गो, गोज, ईट, ईट्स, ये सब जो है ये लोग आपस में चेंज हो जाते हैं, ही शी के लिए अलग हो जाते हैं, आई यू के लिए अलग हो जाते हैं। लेकिन जो नॉन फाइनाइट वर्ब है वो ऐसा कुछ नहीं करते, वो जैसे का जैसे ही रहते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लो, आई लव टू डांस, आई लव टू डांस। ठीक है भाई, आई लव टू डांस है। अब इसमें आप देखोगे एक तो फाइनाइट वर्ब है इसमें और एक नॉन फाइनाइट वर्ब भी है। कौन सा है? ये जो लव है ये चेंज हो सकता है ना, आई मिस लव लिखा है बट अगर शी कर देंगे तो शी लव्स हो जाएगा, वी लव रहेगा, ही लव्स हो जाएगा, हरी लव्स हो जाएगा, शीतल लव्स हो जाएगा। सिंगुलर और प्लूरल जो मैंने अभी आपको सिखाया। और डांस, डांस करना भी तो कुछ करना होता है, तो वो भी तो वर्ब हुआ। अब देखो अगर मैं यहाँ ही करूं, शी करूं, कुछ भी करूं, डांस तो नहीं बदलेगा, ये जरूर बदलेगा पर डांस वर्ड तो अपने आप को नहीं बदलेगा। तो वो हो गया हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब ना दो टाइप के होते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब भी दो टाइप के होते हैं। अरे बाबा रे, देख लेते हैं क्या होते हैं। एक होता है इन्फिनेटिव और एक होता है पार्टिसिपल, एक और होता है जिसको बोलते हैं जिरांड। इन्फिनेटिव क्या हुआ? Infinitive is a form of the verb used generally used like a noun. The word to is frequently used with an infinitive. जैसे कि सुनीता loves to dance, to err is human. इसका मतलब to err is human मतलब गलती करना इंसान ही करता है गलती, तो to err is normally human है। सुनीता loves to dance, इसमें आप देख रहे हो ये जो डांस है ये टू के साथ आया है, तो जनरली इन्फिनेटिव जो है वो टू के साथ आता है। एक तो ये पहचान हो गई इसकी, और दूसरा ये ना नाउन की तरह बिहेव करता है। जैसे कि देखो सुनीता लव्स टू डांस, इसमें ये नहीं बोला जा रहा है कि सुनीता डांस कर रही है, सुनीता डांस करेगी, सुनीता डांस करती थी। सुनीता को डांस करना पसंद है, तो डांस एक तरीके से यहाँ पर नाउन की तरह यूज हो रहा है ना। जैसे कि डांस कोई चीज है और सुनीता को डांस करना पसंद है,
सुनीता लव्स टू डांस, सुनीता को डांस करना पसंद है। ये नहीं बोला जा रहा है कि सुनीता अभी कर रही है या कर रही थी। तो एक तरीके से ये नाउन का काम कर रहा है, ठीक है। तो इस टाइप का जब भी हमें वर्ब मिलेगा तो वो हो जाता है इंफिनिटिव। इंफिनिटिव इज अ टाइप ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब। नेक्स्ट है हमारा पार्टिसिपल। पार्टिसिपल आप लोगों ने बचपन में पढ़ा हुआ है। A participle is that form of verb which has the nature of both a verb and an adjective. Present participle ends with ing, that is present participle ends with an ing, whereas past participle ends with an ed or past form of the word. ये बहुत सिंपल है, ये आपने याद है बचपन में करते थे पास्ट प्रेजेंट एंड पास्ट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल का मतलब वो ऐसा वर्ब जो ना आपका वर्ब की तरह भी काम करता है और एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है। इन्फिनेटिव जो था वो नाउन की तरह काम करता था, वर्ब जो है पार्टिसिपल का वो वर्ब भी है और वो एडजेक्टिव की तरह भी कभी कभार काम करता है, ठीक है। ये किस टाइप का हुआ, ये या तो ing हो सकता है, ये ed हो सकता है, या पास्ट फॉर्म भी हो सकता है। जैसे कि देखो एग्जाम्पल इन लोगों ने बहुत अच्छा दिया है, ही सैट ऑन अ ब्रोकन चेयर। तो ये जो ब्रोकन दिख रहा है, ब्रोकन चेयर से आपको दो चीजें समझ में आ रही है। एक तो चेयर टूटा हुआ है, सही बात है, यानी टूटना, टूटना, टूटा हुआ था, टूटा होगा कभी ना कभी, तो कुछ ना कुछ इसके साथ वर्ब हुआ है, क्रिया हुई है, तो दैट इज ब्रोकन। तो ये हमारा हो गया वर्ब। नाउ यू कैन ऑल्सो से कि ये चेयर को डिस्क्राइब कर रहा है, ये भी सही बात है, चेयर को यहाँ पर डिस्क्राइब किया जा रहा है, चेयर के बारे में बताया जा रहा है, दैट इट इज ब्रोकन। आपने एडजेक्टिव में पढ़ा है, एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव वो होता है जो हमें नाउन के बारे में बताता है कि नाउन कैसा है, कितना है, किस प्रकार का है, किस टाइप का है। तो यहाँ पर जो नाउन है वो चेयर है, राइट। यहाँ पर जो चेयर है दैट इज द नाउन, एंड नाउन के बारे में क्या बताया जा रहा है, इट इज ब्रोकन। तो ब्रोकन जो है वो है हमारा एडजेक्टिव। तो आप देख रहे हो दो चीजें हो गई। तो यहाँ पर जो ये पार्टिसिपल है ना वो दो टाइप का काम करता है, वो वर्ब का भी काम करता है, वो नाउन का भी काम करता है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। We met a girl carrying a bag of fruit। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि हमने एक लड़की से मिला जो क्या कर रही थी, एक बैग ऑफ फ्रूट को कैरी कर रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कैरिंग जो है उसमें ing है, तो ये भी तो पार्टिसिपल है, ये वर्ब है, और ये हमें एक लड़की के बारे में भी बता रहा है कि एक ऐसी लड़की को देखा जो एक बैग ऑफ फ्रूट को कैरी कर रही थी। तो यहाँ पर दिस इज ऑल्सो एक्टिंग लाइक एन एडजेक्टिव, वो गर्ल को डिस्क्राइब भी कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पार्टिसिपल। अब एक हम लोग इससे भी बना लेते हैं जो एग्जाम्पल में दिया है बर्न्ट। We had to eat burnt chapatis। तो यहां पर देखो क्या हुआ, हम लोगों को बर्न्ट चपातीस खाने पड़े, ठीक है। कभी कभार किस्मत खराब हो, खाने पड़ जाते हैं, कोई फ्रेंड को बहुत अच्छा नहीं आता हो लेकिन फिर भी उसे खुश करने के लिए खाने पड़ जाते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। यहां पर आप देखो जो बर्न्ट है ना, बर्न्ट वो हमें दो काम करके दिखा रहे हैं, चपाती के बारे में भी बता रहे कि चपाती जो थी वो बर्न्ट हो गई थी, तो वो एडजेक्टिव का भी काम कर रहा है, और चपाती बर्न हुई थी, कुछ हुआ था उसके साथ, कुछ घटा था उसके साथ, तो वो हमारा पार्टिसिपल हो गया, ठीक है। तो अब हमने दो टाइप के फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब देखे, एक हमने देखा इंफिनिटिव और एक हमने देखा पार्टिसिपल। नेक्स्ट एक है जिरांड। जिरांड इज वेरी इजी, इसको रीड कर लेते हैं। अ gerund is that form of the verb which ends in ing and has the features of a noun and a verb। तो आप देख रहे हो तीन टाइप में क्या था, इन्फिनेटिव में वो नाउन का काम करेगा, पार्टिसिपल में वो वर्ब एंड नाउन का काम करेगा, और gerund में वो नाउन एंड वर्ब का काम करेगा। प्लेइंग क्रिकेट इज नॉट अलाउड हियर। प्लेइंग क्रिकेट इज नॉट अलाउड हियर, इसमें आप देख रहे हो प्ले मतलब कुछ करना, ing लगा हुआ है, gerund हो सकता है, एंड प्लेइंग क्रिकेट, यहां पर ये नहीं बोला जा रहा कि क्रिकेट खेलो, यहां पर क्रिकेट खेलना मना है, खेलना,
यहाँ पर क्रिकेट खेलना मना है, ये एक तरीके से नाउन का भी काम कर रहा है कि यहाँ पर आप क्रिकेट मत खेलो, ये तो वर्ब हो गया, यहाँ पर क्रिकेट खेलना मना है। आई लाइक रीडिंग रिलीजियस टेक्स्ट, यहाँ पर देखो आई एम रीडिंग अ बुक, आई एम रीडिंग अ बुक, ठीक है। तो इसमें समझ में आता है कि मैं अभी एक बुक पढ़ रही हूं। लेकिन ये जो सेंटेंस है ना, जो सेकंड वाला हमारा एग्जाम्पल है, आई लाइक रीडिंग रिलीजियस टेक्स्ट, मुझे रीडिंग करना पसंद है, तो मुझे कुछ करना पसंद है और वो जो चीज बोली जा रही है वो यहाँ पर नाउन की तरह एक्ट करिए, जैसे कि मुझे बुक्स पसंद है, मुझे कॉस्टली पेन्स पसंद है, मुझे कॉस्टली सैंडल्स पसंद है, तो यहाँ पर सैंडल्स जो हुए या बुक्स जो है वो नाउन हुए, वैसे ही मुझे रीड करना पसंद है, तो एक तरीके से ये हमारा नाउन का भी काम कर रहा है और ये वर्ब तो काम कर ही रहा है, तो ये हो जाता है जिरांड, ठीक है। तो हमने आज क्या सीखा, हमने फाइनाइट वर्ब सीखा, हमने नॉन फाइनाइट वर्ब सीखा। फाइनाइट वर्ब में क्या था, जो अपने आप को चेंज करता है दूसरे के हिसाब से, जैसे कि ही, शी, आई, वी, इस हिसाब से चेंज करता है। नॉन फाइनाइट वर्ब ये सब कोई भी वर्ब अपने कोई भी जेंडर, अपने कोई भी नंबर या सिंगुलर प्लूरल नाउन के लिए अपने आप को चेंज नहीं करते। नेक्स्ट हम लोग आते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स में। ऑक्सिलरी वर्ब्स ना डायरेक्टली वर्ब्स नहीं है, दीज आर जस्ट हेल्पिंग वर्ब्स। तो ऑक्सिलरी वर्ब्स आर हेल्पिंग वर्ब्स। द फॉर्म्स ऑफ वर्ब बी, मतलब कुछ, मैंने आपको क्या बताया, वर्ब होता है या तो कुछ कर रहा हूं या कुछ हो रहा है या जस्ट है। अगर कुछ है भी ना, द स्टेट ऑफ बीइंग, कुछ है तो उसको भी वर्ब बोलते हैं और वो बताता है हमें ऑक्सिलरी वर्ब। द फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स बी, मतलब कुछ है अगर, जैसे कि एम, इज, वॉज, आर, वर, एक्सेट्रा। जैसे कि आई एम अ गर्ल, इसमें कुछ कर रहे हैं हम, कुछ हो रहा है नहीं, मैं हूं, ये है, आई एम अ गर्ल, तो ये एम, इज, ही इज अ बॉय, शी इज अ गर्ल, तो ये सब जो भी है ये ऑक्सिलरी वर्ब हुआ। आई हैव, डू, ये सब भी तुम्हारा ऑक्सिलरी वर्ब्स है, जैसे कि आई हैव अ कार, राइट, आई हैव अ कार, इसमें कुछ कर रहे हैं, इसमें कुछ हो रहा है नहीं, बस मेरे पास है तो आई हैव, तो ये जो हैव हुआ, ये जो डू हुआ, इस तरीके का वर्ब जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब्स है। अब ये जो ऑक्सिलरी वर्ब्स है ना, ये कहाँ कहाँ काम आते हैं, टेंसेस बनाने में, पैसिव फॉर्म्स, क्वेश्चंस, नेगेटिव्स, ये सब बनाने में ऑक्सिलरी वर्ब्स हमारा हेल्प करते हैं। देख लो एग्जांपल्स है, एम, इज, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डज, डू, डिड। इसका आप कितना भी एग्जाम्पल्स बना सकते हो। एग्जाम्पल्स कुछ यहाँ देख लेते हैं, ही इज वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, द गेट वॉज ओपन बाय द पोस्टमैन, द गेट वॉज ओपन बाय द वॉचमैन, ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो इज, आर, वॉज, वेयर का जो भी सेंटेंसेस बनता है उसमें इज, आर, वॉज, वेयर सब ऑक्सिलरी वर्ब्स है, हेल्पिंग वर्ब्स है। नेक्स्ट मॉडल्स, the verbs am, is, are, was, were, has, have, had, do, does, do, did, dare to, need to, used to, ought to are modals। तो ऑक्सिलरी वर्ब्स मॉडल्स भी होते हैं, कुछ ऑक्सिलरी वर्ब्स मॉडल्स भी होते हैं, मॉडल्स और भी होते हैं। They are used before ordinary verbs and express meaning such as permissions, possibility, certainty and necessity। जैसे कि इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल्स आपको मिलेगा must, shall, should, can, could, may, might, will, would, ought to। अब ये सब जो है ना, these are also kind of helping verbs, but इससे आपको कुछ एक्स्ट्रा भी मीनिंग निकल के आता है। क्या मीनिंग निकल के आता है, जैसे कि अभी मैं आपको बोलूं you should go to school, should, यहाँ पर you go to school every day, बहुत सिंपल सा है, आप स्कूल रोज जाते हो, बट अभी मैं आपको बोलूं यू शुड गो टू स्कूल, तो शुड जो है वो मॉडल तो है ही, प्लस आपको एक सजेशन मिल रहा है मेरी तरफ से, या आपको मेरे तरफ से कुछ रिक्वेस्ट तो नहीं बोलूंगी, आपको मेरी तरफ से एक तरीके का ऑर्डर मिल रहा है कि यू शुड गो टू स्कूल नाउ, ठीक है। तो ये जो इस टाइप के वर्ब्स होते हैं, ये मॉडल्स होते हैं, ये कुछ एक्स्ट्रा मीनिंग भी निकाल के देते हैं सेंटेंस में, जैसे कि परमिशन, पॉसिबिलिटी, नेसेसिटी एंड सर्टेनिटी। तो एक तरीके से आप बोल सकते हो इसमें नेसेसिटी दिख रहा है मेरे तरफ से, आप ये बहुत नेसेसरी है कि आपको स्कूल जाना चाहिए। अब जैसे इसमें देखो, आई कैन ड्राइव अ कार, इसमें क्या बोला जा रहा है कि आई कैन ड्राइव अ कार, तो इसमें एक तरीके से एक्स्ट्रा मीनिंग निकल के आ रहा है ना कि मैं कार चला सकती हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे नहीं आता।
यू मे कम इन, इसमें देखो परमिशन दिया जा रहा है। जैसे हम लोग जब भी किसी के रूम में नॉक करके घुसते हैं, व्हाट डू वी आस्क, मे आई कम इन, तो मे जो है यहाँ पर एंड वी गिव एन आंसर कि यू मे कम इन, तो मे यहाँ पर आपको परमिशन दिया जा रहा है। यू कम इन से भी तो मीनिंग समझ में आ रहा है, बट मे ऐड करने से ये समझ में आ रहा है कि मैं आपको अंदर आने का परमिशन दे रही हूँ। वी शुड ओबे लॉज, जैसे कि यू शुड गो टू स्कूल, तो यहाँ पर एक ऑब्लिगेशन है कि आपको ये करना चाहिए, या आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन है कि आपको ये करना चाहिए। तो मॉडल्स यही होते हैं। जनरली आप बोल सकते हो कि जब सेंटेंस बनता है मॉडल के साथ, तो पहले उस सेंटेंस में सब्जेक्ट आता है, जैसे कि आई, फिर मॉडल आता है जैसे कि कैन, फिर आता है आपका वर्ब जैसे कि ड्राइव, एंड उसके बाद आता है आपका ऑब्जेक्ट जैसे कि कार। तो जनरली जब मॉडल्स होते हैं तो वो वर्ब के पहले आते हैं। नाउ दिस इज क्लियर। नेक्स्ट वी कम टू ट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब्स बहुत सिंपल है। दीज आर एक्शन वर्ब्स। एक्शन वर्ब्स मतलब जो हमेशा बताते हैं कि कुछ ना कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है। तो ऐसे तो सारे ही वर्ब बताते हैं, बट अभी हमने देखा कुछ वर्ब्स ऐसे भी होते हैं जस्ट जो बताते हैं समथिंग इज देयर, समथिंग इज जस्ट देयर। बट ट्रांजिटिव वर्ब्स जो होते हैं ना, दे ऑलवेज हैव डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मीनिंग समथिंग और समवन दैट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। इसको फिर से रिपीट करते हैं। दीज वर्ब्स ऑलवेज हैव डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स, जब भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो वो ट्रांजिटिव वर्ब, मीनिंग समवन और समथिंग रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। जैसे कि वर्ब जो है उसके जस्ट बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, मेहर स्पोक द ट्रुथ। इसमें क्या हो रहा है, बहुत सिंपल सेंटेंस है। मेहर एक लड़की का नाम, मेहर ने बोला, क्या बोला, ट्रुथ बोला। तो आप देख रहे हो यहाँ पर जस्ट वर्ब के बाद एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है। और समवन और समथिंग रिसीविंग दैट, तो मेहर के बारे में बताया जा रहा है, मेहर तो यहाँ पर स्पीकिंग द ट्रुथ है। तो अब आप ये भी बोल सकते हो कि मेहर स्पोक द ट्रुथ टू समवन, अगर किसी XYZ का नाम भी लिखा हो। तो ये जो स्पोक है ना, ये जो वर्ब है, इसके जस्ट बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया, तो ये जो स्पोक है ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। द ड्राइवर स्टॉप द कार, ड्राइवर जो सब्जेक्ट है, ही स्टॉप्ड व्हाट, द कार। तो सिंपल जस्ट वर्ब के बाद उसका इफेक्ट आ गया। द डोंकी किक द वॉशरमैन, डोंकी ने क्या किया, वॉशरमैन को किक किया। तो आप ये चीज देख रहे हो कि ये जो भी तीनों वर्ब है ना, इनका कुछ ना कुछ इफेक्ट इसके बाद में पड़ रहा है। मेहर ने अगर खाली स्पोक किया तो आप बोलो क्या स्पोक किया, शी स्पोक द ट्रुथ। ड्राइवर स्टॉप्ड, ड्राइवर स्टॉप द कार। द डोंकी किक द वॉशरमैन। तो ये जो तीनों है, ये तीनों इसके जो वर्ब है, इसके ऊपर आप देख रहे हो डायरेक्ट इनका इफेक्ट मिल रहा है। तो ये हो गया हमारा ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट इंट्रांजिटिव वर्ब इसका ऑपोजिट होगा, जिसका जो है वो एक्शन ज्यादा नहीं दिखा रहा है, या एक्शन अगर दिखा भी रहा है तो वो उसके बाद वाला जो ऑब्जेक्ट है उसके बारे में नहीं है, वो उससे रिलेटेड नहीं है। जैसे कि ही रैन अ लॉन्ग डिस्टेंस, तो आप देख रहे हो ही रैन खाली अपने आप में भी एक सेंटेंस है। तो ऐसा नहीं है कि ही रैन के बारे में, जैसे इसमें द ट्रुथ था या स्टॉप द कार, इसके बारे में कुछ नहीं है, बस बताया गया एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ही रैन अ लॉन्ग डिस्टेंस, वो इसने ज्यादा डिस्टेंस भागा। द बेबी स्लीप्स 12 आवर्स अ डे, ये आप देख रहे हो बेबी स्लीप्स के बाद भी फुल स्टॉप लग सकता था, बट उसके बाद एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या दिया गया, 12 आवर्स अ डे। देयर इज अ फ्लॉ इन दिस डिजाइन, जस्ट इसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है। यहाँ पर क्या होता है, ट्रांजिटिव में डायरेक्ट उसके ऊपर कुछ इफेक्ट आ रहा है, इसमें कुछ ऊपर इफेक्ट नहीं है, जस्ट एक सेंटेंस को कंप्लीट किया गया है। यू कैन से इट डिनोट्स एन एक्शन that does not pass over to any object। एक एक्शन हो रहा है, यहाँ भी एक एक्शन हो रहा है, यहाँ भी एक एक्शन है, बट ये दूसरे के ऊपर पास ऑन नहीं हो रहा। यहाँ पर क्या हो रहा है, स्टॉप, कार को ही स्टॉप किया जा रहा है। तो आप देख रहे हो कार और ये स्टॉप जो है ये कनेक्टेड है, बट यहाँ पर द बेबी स्लीप्स 12 आवर्स अ डे, ये बोल भी सकते थे, नहीं भी बोल सकते थे, बेबी तो स्लीप करता ही है एनीवेज, ऐसा नहीं है कि वो 12 आवर्स के ऊपर ही डिनोट कर रहा है। इट में एक्सप्रेस अ स्टेट और बीइंग, वो तो आपको समझ में आ गया है। तो नाउ दिस जो वर्ब है वो आपने बहुत फास्ट, बहुत अच्छे से फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, मॉडल्स, और हमने क्या किया, हमने ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब भी कर लिया। तो अब
इसके ऊपर बहुत सारी एक्सरसाइजेस हमारे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में डली हुए हैं। आपको आईसीआई के मटेरियल में ज़्यादा इसके ऊपर एक्सरसाइजेस नहीं मिलेंगे बिकॉज ये बहुत बेसिक ग्रामर है। तो आपको इसके ऊपर अगर सॉल्व करना है तो आप क्या करोगे, आप एलएमएस में जाओगे और इसके ऊपर जितनी भी एक्सरसाइजेस है वो सॉल्व करोगे। हेलो स्टूडेंट्स, सो ब्रेक के पहले हमने देखा था ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब, ये सब हमने कर लिया था। तो अब हम आते हैं फ्रेजेस पे वापस। फ्रेजेस तो अभी हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया तो इतना डिटेल में पढ़ा है फ्रेजेस में। एग्जैक्टली फ्रेजेस जो आपने पढ़ा है वही फ्रेजेस है। अब फ्रेजेस भी कुछ टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से फ्रेजेस होते हैं वो हम देखेंगे। दैट्स वेरी इजी। इसके बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, जो है उसको बस उतना ही समझेंगे। चलो देखते हैं फ्रेजेस क्या है। Phrases are group of related words. ये तो हमें पता ही है. That make some sense but not complete sense. I'll not explain this because you know it very well. They may not have a subject or a predicate or both. Subject भी हो सकता है, predicate भी हो सकता है दोनों नहीं हो. And that act as a single part of speech. There are several types of phrases. The first type of phrase क्या है? Prepositional phrase. So as the name suggests, you can see इस phrase में preposition है, right? A prepositional phrase is a group of words that begin with a preposition. So you can see it begins with a preposition and are followed generally by a noun or pronoun or anything that acts as a noun. For example, a gerund. Gerund क्या होता है अभी हमने पढ़ा था. तो या तो वो preposition से start होके उसके बाद एक noun या pronoun आएगा या फिर noun की जैसा कोई भी और word जैसे कि gerund वो भी आ सकता है. इसका एग्जाम्पल देख लो, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. She gave the book to him. इसमें phrase कहाँ है? इसमें phrase है to him. अब to him जो phrase है उसमें you will see कि the first word is to. This is a preposition. We've all studied prepositions before. Prepositions क्या होता है वो मैंने लास्ट क्लास भी आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था. ऊपर नीचे आगे पीछे इस टाइप की जो भी वर्ड्स होते हैं जैसे कि इन, ऑन, एट, अंडर, अबव, इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि नाउन किधर है, उधर, इधर, ये सब जो वर्ड्स होते हैं वो prepositions होते हैं. तो टू भी वन ऑफ द preposition है. अब आप देख रहे हो टू के बाद क्या फॉलो हो रहा है? इट्स अ नाउन और इट्स अ प्रोनाउन, राइट? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. माई कार इज स्टक इन द पॉट होल. तो इसमें जो फ्रेज है दैट इज इन द पॉट होल. अब इन द पॉट होल आप देखो स्टार्ट कहां से हो रहा है? इन से. एंड उसको फॉलो क्या कर रहा है? इन द पॉट होल. सो पॉट होल इज एक्टिंग एज द नाउन हियर. सो दिस इज ऑल्सो अ prepositional phrase. नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देखते हैं. माई मदर प्रिपेयर्स फूड फॉर द इंटायर फैमिली. सो हियर for is the preposition and for the entire family. ये for किसके लिए हो रहा है? अब आप एक बात ये भी समझो कि जब भी हम लोग इस टाइप के सेंटेंसेस देखेंगे, my mother prepares food for the entire family, तो ये जो preposition है this will act as the bridge between ये वाला पार्ट and ये वाला पार्ट. ये हमें बताएगा कि फूड किसके लिए बनाया जा रहा है. So my mother prepares food for whom? For the entire family. ठीक है, यही चीज आप देखोगे इसके बाद लिखी हुई है. Prepositional phrase are almost used as adjectives or adverbs. ये एक्चुअली क्या होता है ना कि ये वाला जो पार्ट है, कौन सा वाला पार्ट? ये वाला जो पार्ट है फॉर द इंटायर फैमिली, ये एक्चुअली एडजेक्टिव या एडवर्ब की तरह यूज होता है. एडजेक्टिव कैसे? ये हमें बताता है कि फूड किसके लिए प्रिपेयर किया गया. तो प्रीपोजिशनल फ्रेज काइंड ऑफ एडजेक्टिव्स या एडवर्ब की तरह भी यूज किया जा सकता है. इफ द फ्रेज इज बीइंग यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, इट कम्स आफ्टर द नाउन और प्रोनाउन, इट इज डिस्क्राइबिंग. जैसे कि फूड, इस पूरे सेंटेंस में फूड इज द नाउन, माई मदर प्रिपेयर्स फूड. अब फूड किसके लिए प्रिपेयर किया गया? फॉर द इंटायर फैमिली. सो दिस इज गिविंग अस इंफॉर्मेशन
So this prepositional phrase is actually the this prepositional phrase is actually acting as the adjective here. एक और एग्जाम्पल देख लो. The beautiful fountain is part of the shopping complex. The beautiful fountain is part of the shopping complex. So of the shopping complex is the phrase here. Of is what? The preposition, right? Shopping complex is a noun. We know that very well. And is the object of preposition. Object of preposition हमने पहले पढ़ रखा है. Of का object क्या है? Shopping complex, right? So here you can see that in a prepositional phrase the object case of a pronoun is used. हमेशा pronoun का object case use होगा. Pronoun के बारे में और डिटेल में हम लोग pronoun का चैप्टर पढ़ेंगे, इंग्लिश का भी और डिस्कस करेंगे, तो उसमें हम पढ़ेंगे. और बाकी आप लोगों ने भी जिन्होंने भी pronoun पढ़ रखा है, you know what is pronoun. जैसे कि me, her, him, us, them, whom, ये सब use होता है. So this is easy. आप देख सकते हो. She gave the book to him है. ठीक है. My car is stuck in the pothole. चलो इसमें तो कोई प्रोनाउन नहीं है, इसमें डायरेक्ट नाउन है. बट हिम, तो गेव द बुक टू हिम. सो ये जो हिम है प्रोपोजिशनल फ्रेज में प्रोनाउन का यही केस यूज होता है. ठीक है. एक और लाइन पढ़ लेते हैं. यू इज द सेम इन सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस. डू नॉट स्ट्रेस ओवर दिस. नेक्स्ट वी कम टू नाउन फ्रेज. नाउन फ्रेज एज द नेम सजेस्ट, नाउन यूज होगा फ्रेज में. देख लेते हैं. A phrase that does the function of a noun is a noun phrase. Okay. Noun phrase are composed of a noun or pronoun and its modifiers. There are subjects. They are used as subjects, objects and complements. चलो एकदम सिंपल इसका एग्जाम्पल्स देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये क्या है. The strange creaking sounds scared the inmates of the house. So इसमें we can see the strange creaking sounds scared the inmates of the house. इसमें किसके बारे में बात हो रहा है? The strange creaking sounds के बारे में बात हो रहा है. तो we can say this is the subject of the sentence. फिर से पढ़ो. The strange creaking sounds scared the inmates of the house. तो इस पूरे सेंटेंस में बात किसके बारे में हो रही है? बात हो रही है the strange creaking sounds के बारे में. तो this is the subject here. Okay. ये जो भी चीज है, जो ये हमारा सब्जेक्ट है, ये जो चीज है, इसने स्केयर कर दिया पूरे घर के लोगों को. तो ये एक तरीके से हमारा नाउन है कि नहीं? बिल्कुल नाउन है. स्ट्रेंज और क्रीकिंग ये दोनों एडजेक्टिव्स है. बट आई एम टॉकिंग अबाउट दिस फ्रेज. यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो जो स्ट्रेंज क्रीकिंग आवाजें हैं उन्होंने सबको डरा दिया. तो वो जो आवाजें हैं, ये जो पूरा का पूरा फ्रेज है, दिस इज एक्टिंग एज द नाउन एंड दिस नाउन इज एक्चुअली द सब्जेक्ट हियर. सब्जेक्ट कैसे, वो मैंने अभी आपको बता ही दिया. सो यू कैन से दैट दिस इज अ नाउन फ्रेज. लेट्स रीड द सेंटेंस अगेन. द स्ट्रेंज क्रीकिंग साउंड्स स्कैर्ड द inmates of the house. So the strange creaking sounds is the noun phrase here. Let's see one more example. Sarita eats a lot of food at lunch. चलो, Sarita, यहाँ पर ये Sarita is the subject. Sarita क्या खाती है? Eats a lot of food at lunch. Sarita क्या खाती है? Sarita बहुत सारा खाना खाती है. कब? लंच पे. तो ये वाला जो हमारा पार्ट है, a lot of food at lunch, ये हमारा नाउन फ्रेज है. बट यहाँ पर आप देख रहे हो सरिता सब्जेक्ट थी, बट जरूरी नहीं है कि जो सब्जेक्ट है वही नाउन फ्रेज हो. तो व्हाट यू कैन सी इज नाउन फ्रेज हियर इज द ऑब्जेक्ट. बिकॉज ऑब्जेक्ट कैसे पता चल रहा है? सरिता ईट्स व्हाट? सरिता ईट्स अ लॉट ऑफ फूड एट लंच. तो अ लॉट ऑफ फूड एट लंच हियर इज द नाउन फ्रेज. नेक्स्ट, the beach is a great place for picnic. The beach is the subject here. Is a great place for picnic. The beach is what? The beach is a great place for picnic. अब यहाँ पर ये जो है ये ना ही subject है ना ही object है. It is acting as the complement. Now what is a complement?
कॉम्प्लीमेंट का मतलब जो सेंटेंस को कंप्लीट करता है या सेंटेंस को कंप्लीट करने में मदद करता है. Those group of words which complete a sentence or help in completing a sentence. So the beach is a great place for picnic. So just beach के बारे में कोई information दिया हुआ है. So this is a noun phrase, but it is not a subject, not even the object. It is a complement. Fine. So basically we can conclude that a phrase that does the function of a noun, जो एक noun का काम करता है, वो एक noun phrase होता है. जो भी phrase एक noun का काम करता है. चलो verb phrase में आ जाते हैं. A verb phrase consists of a main verb and one more helping verb linked together. One or more helping verbs linked together. They serve as a predicate of a sentence or clause. The verb phrase defines the different times of the action. As the name suggests, verb phrase है तो जरूर verb के बारे में कुछ ना कुछ होगा ही. तो verb phrase में क्या होता है, एक main verb होता ही है, one or more helping verbs होते हैं. helping verbs मतलब हमने verbs के बारे में अभी ऊपर पढ़ा था. helping verbs मतलब जो verb के साथ में यूज किए जाते हैं, जैसे कि is, am, are या फिर ing वाले verbs. ठीक है, तो जो भी verbs one or more helping verbs भी होंगे. अब चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं. श्याम has eaten a chocolate. तो has eaten is the verb phrase. Now you can also say कि has eaten can also be just a verb. Yes. अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि श्याम has eaten a chocolate में ये जो phrase है, ये कौन सा phrase है, तब आप मुझे बताओगे कि ये verb phrase है. Now you're getting? ये है तो verb. अगर मैं आपसे पूछूं ये किस टाइप का phrase है, तो you will say कि it's a verb phrase. एक और एग्जाम्पल देख लो. श्याम has already eaten a chocolate. तो श्याम has already eaten जो है, that is a verb phrase. श्याम must have been eating a chocolate. यहां पर आप देख रहे हो 1, 2, 3, 4, ये तो हमारा वर्ब है ही. ईटिंग इज अ वर्ब. और ये जो 3 और वर्ड्स है, ये सब हेल्पिंग वर्ब्स है. तो इतने सारे हेल्पिंग वर्ब्स हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं. आप लोगों ने टेंसेस पढ़ा है. टेंसेस में पास्ट, प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट. तो ये सारे जितने भी टेंसेस है, ये मिला के हेल्पिंग वर्ब्स जो है इतना बड़ा भी बन सकता है, इतने ज्यादा भी हो सकते हैं. श्याम मस्ट हैव बीन ईटिंग अ चॉकलेट. श्याम अभी चॉकलेट खा रहा होगा जरूर. ठीक है, तो ये जितने भी फ्रेजेस है, जैसे कि मस्ट हैव बीन ईटिंग, हैज ऑलरेडी ईटन, वॉज ईटिंग, हैज ईटन, इस टाइप के जितने भी फ्रेजेस आएंगे वो सब वर्ब फ्रेजेस हैं. सो आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टूड. कभी भी आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि कुछ भी इस सेंटेंस दे दिया जाए और उसमें आपको बोला जाए कि फ्रेज भी ढूंढो और ये भी बताओ कि वो कौन सा फ्रेज है. इट विल नेवर हैपन लाइक दैट. अगर आपके पास एक्सरसाइजेस भी आते हैं तो आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, जैसे कि सपोज आपको ये सेंटेंस दे दिया गया एग्जाम में, श्याम मस्ट हैव बीन ईटिंग अ चॉकलेट. बताओ कि मस्ट हैव बीन ईटिंग इज व्हाट फ्रेज. तो यू विल से इट्स अ वर्ब फ्रेज. अब इन्होंने ये जो दिया है ये भी पढ़ लेते हैं. द पैटर्न फॉर अ वर्ब फ्रेज कैन बी एज लॉन्ग एज दिस. वो आपको बता रहे हैं कि कितना बड़ा बन सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया. पहले एक ऑक्सिलरी या मॉडल वर्ब आ जाएगा, जैसे कि मस्ट. फिर एक ऑक्सिलरी वर्ब आ जाएगा, हैव. फिर एक ऑक्सिलरी वर्ब आ जाएगा, जैसे कि बीन. और फिर एक मेन वर्ब. इससे बड़ा वर्ब फ्रेज नहीं बनेगा. ठीक है, इससे बड़ा कभी भी, इससे ज्यादा हेल्पिंग वर्ब्स और ऐड नहीं होंगे एक बार में. अगर एक साथ में 4 से ज्यादा आपको नहीं मिलेगा. ठीक है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, अभी तो मैंने आपको एकदम सिंपली समझाया कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है. इसको एक बार जस्ट गो थ्रू करेंगे. अ वर्ड और अ वर्ड ग्रुप दैट कंप्लीट्स द मीनिंग ऑफ अ सब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट और अ वर्ब इज कॉल्ड अ कॉम्प्लीमेंट. मतलब सब्जेक्ट के बारे में कोई कुछ बता रहा है, ऑब्जेक्ट के बारे में कोई कुछ बता रहा है, या वर्ब के बारे में कोई कुछ बता रहा है, या सेंटेंस कंप्लीट कर रहा है, उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट. डू नॉट मिस्टेक इट विथ, do not mix it up with compliment. This is a compliment and this is a compliment. दोनों का pronunciation is almost the same, but spelling में भी फर्क है
एंड मतलब में भी फर्क है। ये वाला जो कॉम्प्लीमेंट है इसका मतलब होता है किसी की तारीफ करना, हम बोलते हैं ना, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट यू हैव गिवन मी, यू आर लुकिंग फैबुलस टुडे, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। और ये जो कॉम्प्लीमेंट है जिसके बारे में अभी हम अपने ग्रामर में बात कर रहे हैं, उसका मतलब है कि अ वर्ड और अ वर्ड ग्रुप दैट कंप्लीट्स द मीनिंग ऑफ अ सब्जेक्ट और द ऑब्जेक्ट और द वर्ब इन अ सेंटेंस। चलो ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मतलब जो सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मतलब जो ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं, वर्ब कॉम्प्लीमेंट मतलब जो वर्ब के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट फॉलोज अ वर्ब, मॉडिफाइज और रेफर्स टू द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है या सब्जेक्ट को फॉलो कर रहा है। इट मे बी अ नाउन और एन एडजेक्टिव। कमला इज प्रिटी, कमला इज प्रिटी में सब्जेक्ट क्या है? वेरी इजी, कमला सब्जेक्ट है। कमला के बारे में क्या बताया जा रहा है? कमला इज प्रिटी। तो प्रिटी जो है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी है, प्लस एज अ पार्ट ऑफ स्पीच आप बोलोगे कि प्रिटी कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? प्रिटी इज एन एडजेक्टिव। जो भी वर्ड किसी नाउन के बारे में बता रहा होता है वो एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है वो एडजेक्टिव है। तो हमने इसके डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि वो एक नाउन भी हो सकता है कि एडजेक्टिव भी हो सकता है। तो प्रिटी इज एन एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव प्रिटी इज द सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, इट डिस्क्राइब्स द सब्जेक्ट कमला। नेक्स्ट, मिस मोनिका शर्मा इज एन इंग्लिश टीचर। यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? मिस मोनिका शर्मा इज एन इंग्लिश टीचर। मिस मोनिका शर्मा के बारे में क्या बताया जा रहा है? कि शी इज एन इंग्लिश टीचर। तो इंग्लिश टीचर जो है वो यहाँ पर नाउन फ्रेज है। यू कैन नॉट से दैट इट इज अ नाउन। नाउन एक वर्ड होता है यहाँ पर, बट इंग्लिश टीचर जो है वो एक नाउन फ्रेज है, इट इज एक्टिंग एज द नाउन। अभी हमने पढ़ा कि नाउन फ्रेज का क्या काम होता है या नाउन फ्रेज क्या होता है। जो फ्रेज एक नाउन का काम करता है वो नाउन फ्रेज होता है। So here the noun phrase English teacher is also a subject complement as it describes Miss Monica Sharma कि Miss Monica Sharma क्या है। ठीक है, next we move to object complement. Object complement follows and modifies or refers to a direct object. डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमने दोनों पढ़ा है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में। आई कंसिडर इंडियन टेलीविजन नेगेटिव। ठीक है, आई कंसिडर इंडियन टेलीविजन नेगेटिव में मुझे ये बताइए कि सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है आई, क्योंकि आई कंसिडर इंडियन टेलीविजन नेगेटिव। ठीक है, मैं किसे नेगेटिव मानती हूं? इंडियन टेलीविजन को। तो इंडियन टेलीविजन मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में क्या मेरा कंसिडरेशन है? दैट इट इज नेगेटिव। तो ये नेगेटिव किसके बारे में बोला जा रहा है? इंडियन टेलीविजन के बारे में, जो कि हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो जो भी हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, द जजेस इलेक्टेड हर मिस यूनिवर्स 2016। तो द जजेस में ये हमारा सब्जेक्ट है। इलेक्टेड whom? इलेक्टेड हर, सो दिस इज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या इलेक्ट किया उन्होंने उसे? मिस यूनिवर्स 2016। तो मिस यूनिवर्स 2016 हो गया हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये हर के बारे में बता रहा है। वर्ब कॉम्प्लीमेंट देख लेते हैं। दिस इज अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। इट मे बी अ नाउन, प्रोनाउन और वर्ड ग्रुप एक्टिंग एज अ नाउन। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट, ये जो वर्ब कॉम्प्लीमेंट है ये वर्ब का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, वर्ब का मतलब जैसे कि हमने अगर कुछ किया तो वो किसी के साथ किया, किसी को दिया। ठीक है, तो वो किसको दिया वो हो गया वर्ब कॉम्प्लीमेंट। सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, सुषमा गेव शैली माई चॉकलेट। सुषमा ने शैली को मेरा चॉकलेट दे दिया। तो सुषमा ने क्या दिया? सबसे पहले तो माई चॉकलेट दिया, तो ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है। किसको दिया? शैली को दिया, ये मेरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब आप देख रहे हो वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहां पर है ये हमारा वर्ब कॉम्प्लीमेंट हो गया। शैली इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, माई चॉकलेट इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब गेव। बोथ आर कंसिडर्ड वर्ब कॉम्प्लीमेंट्स। इसका मतलब गेव के बाद का जो भी, गेव के बाद
का जो भी वर्ड्स या वर्ड ग्रुप है वो हो गया हमारा वर्ब कॉम्प्लीमेंट, जो वर्ब के बाद आ रहा है, जो वर्ब के बारे में बता रहा है। सुषमा गिव, सुषमा ने क्या दिया, किसको दिया, जो भी दिया, क्या दिया, किसको दिया, दोनों ही वर्ब कॉम्प्लीमेंट है। तो वर्ब के बाद जो भी आ रहा है वो हो जाएगा हमारा वर्ब कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना, इसको लेके बहुत ज्यादा डिटेलिंग मत करो, बिकॉज जस्ट ये सब चीज थोड़ा बहुत समझ में आने से आपका काम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वी कम टू टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। ये जब हम लोग सबसे छोटे थे हमें सबसे पहले स्कूल में सिखाया जाता था टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। अगर आपको याद नहीं है तो भी हम लोग एक रिविजन कर लेंगे अभी। इट्स वेरी वेरी इजी। सेंटेंस 4 टाइप के होते हैं बेस्ड अकॉर्डिंग टू फंक्शन। ठीक है, सेंटेंस को क्लासिफाई करने के बहुत बहुत सारे तरीके हैं। इंग्लिश में तो सेंटेंसेस की कोई कमी नहीं है, आप बैठो लिखने के लिए तो कोई अंत नहीं है सेंटेंसेस लिखने का। बट सेंटेंसेस को अगर मुझे क्लासिफाई करना हो, ये इस टाइप का सेंटेंस है, ये इस टाइप का सेंटेंस है, उसको क्लासिफाई भी बहुत तरीकों से किया जा सकता है। अब क्लासिफाई करते हैं अगर हम लोग अकॉर्डिंग टू फंक्शन, कि वो क्या काम कर रहा है, उस सेंटेंस को बोलने का क्या मोटिव है। ठीक है, तो उस हिसाब से 4 टाइप के सेंटेंसेस बनते हैं। एक होता है हमारा डेक्लेरेटिव सेंटेंस, एक होता है इंपरेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी। डेक्लेरेटिव सेंटेंस एज द नेम सजेस्ट डिक्लेयर करना। अगर हम कोई भी चीज एज अ स्टेटमेंट बोल रहे हैं या डिक्लेयर कर रहे हैं, एकदम नॉर्मल बात कर रहे हैं, एकदम नॉर्मल बातें करने को बोलते हैं हम लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंस। जैसे कि माई डॉटर स्टडीज इन क्लास 4। ठीक है, चलो ये एक सिंपल सा सेंटेंस है। चलो, ये इस सेंटेंस में ना मैं किसी को कुछ पूछ रही हूँ, ना मैं किसी को कोई ऑर्डर दे रही हूँ, जस्ट मैंने एक कुछ डिक्लेयर किया, कोई स्टेटमेंट दिया या मैंने कुछ डिक्लेयर किया, मैंने बताया आपको कि मेरी डॉटर 4 में पढ़ती, क्लास 4 में पढ़ती है। तो ये हो गया मेरा एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अब इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंपरेटिव सेंटेंस होता है जिस सेंटेंस में कोई ऑर्डर दिया जाए, कोई कमांड किया जाए, कोई रिक्वेस्ट की जाए। ठीक है, अब आप देख रहे हो मैंने क्या बताया, अकॉर्डिंग टू फंक्शन। अकॉर्डिंग टू फंक्शन मतलब उसका क्या बोलने का मोटिव है। तो इस बात को बोलने का मोटिव क्या था, माई डॉटर स्टडीज इन क्लास 4 बताने का मोटिव था। दूसरा इंपरेटिव में मेरा आपके उससे रिक्वेस्ट करने का मोटिव होगा या मेरे को आपको ऑर्डर करने का मोटिव होगा। प्लीज गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर। इसमें मेरा मोटिव क्या है, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूं कि मेरे लिए एक ग्लास पानी ला दीजिए। रिक्वेस्ट कर रही हूं, ये कैसे समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है इस वर्ड से प्लीज। अगर मैं किसी को रिक्वेस्ट ना करके जस्ट एक ऑर्डर दूं, गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, अगर उसमें से मैं प्लीज को हटा दूं एंड मैं बोलूं कि गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो यहां पर आई एम कमांडिंग समवन, आई एम सेइंग क्लोज द डोर, क्लोज द डोर। यहाँ पे रिक्वेस्ट दिख रहा है नहीं, जस्ट एक कमांड दिख रहा है, एक ऑर्डर दिख रहा है, क्लोज द डोर। सो दिस इज द इंपरेटिव सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट एज द नेम सजेस्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव मतलब किसी से कुछ भी पूछना। अभी तक हमने जो भी 2-3 टाइप के सेंटेंसेस किए वो सब कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा था। तो ये तो बहुत इजी है, कोई भी सेंटेंस में आपको दूँ और पूछूं कि आप बताओ कि इंटरोगेटिव है कि नहीं, कैसे पहचानोगे? लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा ही उसमें। अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है या आपका मोटिव है कि मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ सामने वाले को और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो, तो वो उसका सबसे बड़ा निशानी है कि वो एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। वेयर आर यू गोइंग, क्वेश्चन मार्क, इंटरोगेटिव सेंटेंस, बिकॉज यहां पर मेरा मोटिव है क्वेश्चन पूछना। हु टीचर्स यू पीसीआर, दिस इज द क्वेश्चन। अब इसका अगर आप आंसर देते हो, दीक्षा मैम टीचर्स अस इंग्लिश, ओके लिख लेते हैं ये भी हम। अब मुझे बताओ कि ये कौन सा टाइप का सेंटेंस है,
इंटरोगेटिव सेंटेंस बिकॉज लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ रहा है। ये कौन सा टाइप का सेंटेंस है? जल्दी गेस करो। ये है डेक्लेरेटिव सेंटेंस। यहां पर आप डिक्लेयर कर रहे हो, आप आंसर दे रहे हो कि दीक्षा मैम टीचर्स इज इंग्लिश। कोई रिक्वेस्ट है, कुछ रिक्वेस्ट नहीं है, कोई कमांड, कोई ऑर्डर, कोई क्वेश्चन, कुछ नहीं, जस्ट एक स्टेटमेंट आपने बोला, एक क्वेश्चन का आपने आंसर दिया। फाइन, तो ये भी हमारा क्लियर हो गया। लास्ट वाला देख लेते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब जब भी कोई सेंटेंस में बहुत ही ज्यादा खुशी, बहुत ही ज्यादा गम, कभी खुशी कभी गम, यस, बहुत ज्यादा खुशी, बहुत ज्यादा गम, कुछ भी इस टाइप का, बहुत ज्यादा भावनाएं अगर शो की जा रही है, बहुत ज्यादा एक्सप्रेशन है उस सेंटेंस में, तो उसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसकी क्या निशानी होती है? इसकी निशानी होती है कि इस सेंटेंस में आता है एक्सक्लेमेशन मार्क, इंटरोगेटिव में आता है क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी में आता है एक्सक्लेमेशन मार्क। डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस में फुल स्टॉप, इंपरेटिव सेंटेंसेस में भी फुल स्टॉप लगता है। ठीक है, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का कोई एग्जांपल दीजिए आप। अलास वी लॉस्ट द मैच। यहां पर लास्ट में फुल स्टॉप है, बट आप देख लो हो कि यहां पर एक एक्सक्लेमेटरी मार्क हमने लगा दिया। तो एक्सक्लेमेटरी मार्क जरूरी नहीं है कि सेंटेंस के एकदम लास्ट में आए, सेंटेंस के बीच में भी आ सकता है। ठीक है, तो अलास वी लॉस्ट द मैच। एक और सेंटेंस लो, हुरे वी वन द मैच। यस, हुरे के बाद भी एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। वाओ, वाओ व्हाट अ पेंटिंग शी हैज मेड, राइट। वाओ, इसमें एक बहुत ज्यादा एक्सप्रेशन दिया मैंने अपने सेंटेंस में, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा भावनाएं हैं, बहुत ज्यादा फीलिंग्स के साथ मैंने ये बोला है। तो ये जो वाओ है, इसके बाद जो एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है, दिस शोज दैट दिस इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब जितना भी मैंने आपको बताया, एग्जैक्टली वही चीज डिक्लेरेटिव, इंपरेटिव, इंटरोगेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में लिखी हुई है। एक्सक्लेमेटरी का हम लोग कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट, वंडर दिखा रहा है, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट। हुरे वी वन द मैच, जॉय दिखा रहा है। अलास द पेट डाइट, सॉरो दिख रहा है। ओ माई गॉड व्हेन डिड यू कम, सरप्राइज। ओ माई गॉड, वाओ यू हियर, सरप्राइज। व्हाट अ शेम, यू हैवंट डन योर होमवर्क, व्हाट अ शेम। So this is regret. So these are 4 types of sentences. इसको आप अपने तरफ से read करोगे and next day we'll start classification of sentence according to structure.